आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है यूपी टेट 2026 के एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको कईयों बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपको आने वाले एग्जामों में पूरी तरीके से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस 20 बेस्ट क्वेश्चन को देख करके ही जाइएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। आपको ऑप्शन दे रखा है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो इसमें से जो सब इंपॉर्टेंट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा का उल्लेख, जो गंगा नदी का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार। ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद में आपको गंगा नदी को एक बार और यहाँ पे यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है और सबसे इसमें पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। हमारा जो सेकंड प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाने तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन क्या है, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 9 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से। इसमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। 8 राज्य कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है। भारतीय मोर, सारस या क्रॉच, घरेलू गौरैया, एशियाई कोयल। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारस या फिर क्रॉच। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यदि प्रश्न पूछता भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा तो आपका जवाब होगा मोर। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है। इसके अतिरिक्त राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक और पुष्प की बात करें तो पलाश, ये आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे देखिएगा राजकीय पशु आपको पूछेगा तो बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा और पुष्प की बात करेगा तो पलाश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके शासन में करवाया गया था। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंबिसार के, महान सम्राट अशोक के, ऑप्शन नंबर डी, कुषाण कनिष्क के शासनकाल में बनवाया गया था। इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, महान सम्राट अशोक के शासनकाल में सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। यदि हम इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझें तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यदि आपसे पूछ दे कि जो सांची का जो स्तूप होता है वह किस जिले में है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध स्थापत्य कला की सबसे प्राचीन पत्थरों से बनी संरचना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 13 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 23 से 24 में। इसमें हमारा सही आंसर होगा 14 से 18 के बीच में। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लिखा है समता या समानता का अधिकार संविधान के भाग 3, ये याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 तक जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, ये याद रखिएगा। समानता का अधिकार किसमें, भाग 3, और अनुच्छेद पूछेगा तो 14 से 18 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत में अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न ए, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन
सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। जो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा, जो अपवाह तंत्र के दृष्टि से सबसे लंबी नदी गंगा नदी को मानी जाती है। देखिए अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। जो गंगा है और भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो दूरी की बात करें, जो कितने किलोमीटर तक फैला है, तो 2525 किलोमीटर तक ये फैला है। इसकी जो डिस्टेंस कितना है, तो 2525। वही गोदावरी प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबी नदी है। अगर पूछेगा आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा गोदावरी होना चाहिए। क्लियर है, सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण के गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण के गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो आपका जवाब होगा गोदावरी नदी को। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्लियर है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, प्रयागराज, झांसी में। इसका जो सही जवाब हमारा कौन सा होगा, बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो नरोरा का परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वह कहाँ पे है, वह बुलंदशहर में है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थापित है। यह गंगा बेसिन में स्थित एकमात्र संयंत्र है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस नदी के किनारे पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए गंगा नदी के किनारे पर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या होगा कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश ब्रैकेट में धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसमें से जो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सारनाथ। क्लियर है। अगर महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्त किए। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आपका जवाब होगा बोधगया में। क्लियर है। और उन्होंने सारनाथ ब्रैकेट में ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये भी आप याद रखिएगा कि कितने दिया था, प्रथम जो उपदेश अपना दिया था, उपदेश 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को दिया था। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें से हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्या भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। किसके, तो प्रारूप समिति के। उसको इसलिए इन्हें आधुनिक मनु और संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि आधुनिक मनु और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, सिंधु और झेलम के द्वारा, ऑप्शन सी कृष्ण और कावेरी के द्वारा, नर्मदा और ताप्ती के द्वारा। तो जो विश्व के सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी, देखिए यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ये याद रखिएगा, वहीं पे डेल्टा बनती है। यहाँ पे जहाँ मैंग्रोव वन ब्रैकेट में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब जो सुंदरी नामक जो वृक्ष है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पर, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिएगा ये क्या वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो देखेंगे जो चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में क्या स्थित है। ये याद रखिएगा, तो चौधरी चरण सिंह लखनऊ, ये एक समय पे हमारे यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह हवाई अड्डा लखनऊ के अमौसी में स्थित है। कोई जगह है अमौसी के
स्थित है, इसलिए इसे अमौसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे अमौसी एयरपोर्ट बोले या फिर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बोले, दोनों एक ही है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जहाँ पर तो बाबतपुर में, वाराणसी का एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में बाबतपुर एक जगह पड़ता है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बना है। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि पानीपत के प्रथम ऐतिहासिक लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1530 ईस्वी। इसमें जो हमारा जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम ऐतिहासिक लड़ी गई थी। अगर पूछेगा तो किन किन के बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्लियर है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था या फिर नींव पड़ी थी। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में लोदी वंश का अंत हुआ था और मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा, जो ये इब्राहिम लोदी था वह लोदी वंश से बिलोंग करता था और इसी युद्ध के बाद जो लोदी वंश खत्म हो गई थी, इसी युद्ध के बाद क्या था? लोदी वंश समाप्त हो गई थी। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होता है। तो जो इसका जो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मतलब भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है, ये याद रखिएगा कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है और लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक सींग वाले गैंडे, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एक सींग वाले गैंडे क्या असम है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश? तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा असम। क्लियर है? यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न मिलेगा, एक सींग वाले गैंडे असम। क्लियर है बात? यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है आपसे, डायरेक्ट यहाँ पे पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा असम राज्य में। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल हो चुका है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अब देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश में क्या द्विसदनात्मक व्यवस्था है? एक विधानसभा है और एक विधान मंडल के भी हो। अब इसमें क्या 400 सीटें होती हैं, 403 सीटें होती हैं, 80 सीटें होती हैं, 100 सीटें होती हैं? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 403। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 403 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में 80, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कितनी है? यूपी से लोकसभा में कितनी है? 80। अगर राज्यसभा पूछेगा, राज्यसभा से कितनी सीटें? तो 31 सीटें हैं और यहाँ पे विधान जो परिषद होती है वो 100 सीटें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करते हैं कि अगर पूछे विधानसभा 403, विधानसभा 403, लोकसभा 80 सीटें, लोकसभा 80 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें, और वहीं पे बात करें विधान परिषद कितने हैं? तो 100 सीटें हैं। ये आप याद रखेंगे, एक प्रश्न इससे बनना निश्चित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या दे रखा है? छांदोग्योपनिषद, केनरोपनिषद। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये इस सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद में से लिया गया है, जो देवनागरी लिपि में
राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित होता है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो शब्द है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और जो कि देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा गया। अंकित मतलब लिखा गया। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर है। तो यह क्या 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा इसमें जो सही उत्तर क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा संशोधन था, तो 73वां था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 हुआ था। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था किस सन में हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में भाग 9 और 11 को अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा कि जो भाग 9 और 11 भी अनुसूची जोड़ करके देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भाग 9 और भाग 11 भी याद रखना है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये आपको पता कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट की बिथु। इसमें जो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, सी इज राइट आंसर। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, लिखा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दक्षिणतम अगर हम बात करें भूमि के तो कन्याकुमारी है, परंतु भारत का दूरस्थम मतलब सबसे दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में तथा भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मतलब या तो यूपी की या तो पूरे भारत में प्रथम सीएम महिला कौन थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, शीला दीक्षित। तो इसमें जो आपका जो सही उत्तर क्या होगा, सुचेता कृपलानी थी। ये याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी यूपी के साथ साथ पूरे भारत में ये पहली मुख्यमंत्री थी। महत्वपूर्ण बिंदु को देखें, सुचेता कृपलानी 1963 ईस्वी में, ये याद रखिएगा 1963 ईस्वी में ये क्या हुई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, जो पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और सरोजनी नायडू देश की पहली राज्यपाल थी। जो ये सरोजनी नायडू थी, ये देश की पहले राज्यपाल के रूप में इन्हें चुना गया था। क्लियर है। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। यदि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।